चलिए देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? देखिए, वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि जब ये देख लेंगे कि ये संख्याएं कहाँ से आई हैं, इनसे पहले कौन सी संख्याएं आती हैं, इनके बाद में कौन सी आती हैं, तो हमको ओवरऑल इनका बैकग्राउंड पता चल जाएगा और फिर हम इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। देखिए, जो पहली संख्याएं आती हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देते हैं। पहली होती हैं प्राकृत संख्या। कौन सी होती हैं प्राकृत संख्याएं? जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3 और इस तरीके से अनंत तक चलेंगी ये, ठीक है। इसमें जीरो काउंट नहीं होगा ना प्राकृत संख्या में। दूसरी तरह की आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, ये कौन सी संख्याएं होती हैं? जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, इन्हीं में हम अगर जीरो ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड डैश इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से अनंत तक की, उनमें अगर हम जीरो ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। फिर आती हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है? अब देखिए, 0 से इस तरफ सारी धनात्मक संख्याएं आएंगी और 0 से इस तरफ अगर ऋणात्मक संख्याएं ऐड कर देंगे तो वे पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। यानी पूर्ण संख्याओं में हम माइनस वाली संख्याएं ऐड कर देंगे तो वो पूर्णांक बन जाएगी। ये 0 हो गया, इधर 1 लिखते हैं अपन, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, फिर इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, फिर डैश 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 इन्फिनिटी तक माइनस का। फिर इनके बाद में आती हैं परिमेय संख्याएं। पूर्णांक के बाद में कौन सी आएंगी? परिमेय। तो परिमेय में क्या होता है? जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, 1/2, 3/4, ठीक है। इस तरीके की संख्याएं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 लिखा मैंने, 3/4 लिखा मैंने, है ना, 5/7 लिखा। ऐसे कितनी भी संख्याएँ हो सकती हैं जिनको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं हम। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जो अंश बटे हर आएगा यानी p/जो q आएगा, ये सारी पूर्णांक होंगी। ये पूर्णांक संख्याएं होंगी, ये अंश बटे हर वाली इनमें से होंगी कोई एक, है ना। और q कभी भी 0 नहीं होगा। ये जो अंश है, ये हर है इसका, ये 0 नहीं होगा बिल्कुल, है ना। फिर इसके बाद में आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनमें ज़्यादातर कौन सी संख्याएं आती हैं? सिंपल फॉर्म में याद रखो आप, जो रूट के अंदर आती हैं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है। इस तरीके की जो रूट की संख्याएँ होती हैं वो ज़्यादातर अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। परिमेय संख्याएँ जिनको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। फिर अपने आती हैं वास्तविक संख्याएँ। ये वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं? ये परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ प्लस में अपरिमेय संख्याएँ, इनको अगर हम मिला देंगे, दोनों को, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को, इनको मिलाने से जो संख्याएं बनेंगी वो होंगी वास्तविक संख्याएं। यानी हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो जो संख्याएं बनेंगी, फिर समूह बनेगा जो संख्याओं का, वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इन्हीं वास्तविक संख्याओं को हम यहाँ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया इसका बैकग्राउंड। देखिए, वास्तविक संख्याओं में देखिए, यहाँ अब हमको 2 चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन कौन सी? एक तो होता है भाज्य संख्याएं, एक अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब एक चीज़ आपको याद होगी, हम गुणनखंडन करते हैं किसी भी संख्या का। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 12 का, ठीक है।
2 से भाग दिया हमने, फिर 2 से दिया, फिर 3 से दिया। ठीक है, इस तरीके से गुणनखंडन करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 12 का हमने गुणनखंडन किया है तो हमको मिला है 2 × 2 × 3। ये देखिए यहाँ पे हमने 12 का गुणनखंडन करके इस प्रकार की संख्याओं में लिख दिया। अब इनको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। हमने अभी बोला था भाज्य और अभाज्य 2 तरह की संख्याएं होती हैं, तो हम पहले 12 को देखते हैं, 12 को देखते हैं। क्या ये भाज्य संख्या है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसमें भाग जा रहा है, इसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। तो यानी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है, तो भाज्य संख्याएँ होती हैं। फिर इन संख्याओं को देखिए, 2 इधर, 2 इधर, 3। क्या 2 में किसी अदर संख्या का भाग जा रहा है? 2 के अलावा नहीं जा रहा। इस वाले 2 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जाता। यानी ये भाज्य संख्या है, इसके हमने गुणनखंडन किए हैं। फिर जो गुणनखंडन हमको मिले हैं वो सारे अभाज्य संख्याएं होती हैं। किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंडन करने पे हमको अभाज्य संख्याओं का समूह मिलता है। ठीक है, और उन अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पे वापस वही भाज्य संख्या मिलती है। ये हमको पता चल गया। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं। इसका अपने पास आया था 12 का 2 × 2 × 3। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। क्या लें? 72 लिख दें। क्या 72 एक भाज्य संख्या है? देखते हैं, अगर भाग जाता है तो भाज्य संख्या है। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? जी जा रहा है। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है। ठीक है, तो जब हमने देखा, इधर लिख देता हूँ मैं 72। जब 72 के हमने गुणनखंडन किए तो हमको मिला 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इस तरीके की संख्याएं मिली हमको 72 से। यानी ये भाज्य संख्या थी 72, इसके हमने गुणनखंडन कर लिए। प्रत्येक संख्या एक अभाज्य संख्या मिली है हमको। यहाँ से भी पता चलता है हमको कि किसी भी भाज्य संख्या को गुणनखंडित करने पे अभाज्य संख्याओं को एक समूह प्राप्त होता है हमको। ठीक है, यानी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित कर सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित कर सकते हैं। अब इस एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 2 × 2 × 3 लिख रखा है मैंने, तो इनको गुणा करने पे कितना आता है? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। क्या मैं इस 2 को इधर लिख दूँ, 3 को इधर लिख दूँ? यानी मेरा कहने का मतलब है 2 × 3 × 2 लिख देता हूँ मैं। इनका गुणा करने पे कितना आ रहा है? 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 आ रहा है। अगर इन 2 को उठा के मैं इधर रख दूँ, 3 को इधर ही रखूँ, तब भी 12 ही आएगा गुणा करने पे। कहने का मतलब ये जो गुणनखंडन वाला ये जो क्रम है, ये जो गुणनखंडित संख्याओं का क्रम है, इसको मैं चेंज कर दूँ ना, तब भी वही भाज्य संख्या आएगी। यानी क्रम चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले क्लासों में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, LCM और HCF। क्या देखा था हमने? HCF और LCM। ये क्या होता है? इसमें अगर हम देखें तो 2 की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर, थोड़ा साइड में लिख देते हैं इधर को। यानी इसमें मैं देखता हूँ 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 1 बार आ रहा है। ठीक है, इधर देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और ये 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ठीक है, ये मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया पावर के रूप में। अब इसको HCF और LCM करने में हमको आसानी मिल जाएगी इससे, है ना। देखिए HCF क्या होता है? संख्या के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ आना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इनको देख लेंगे दोनों को, ये उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात कौन सी है? यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो हम सबसे छोटी घात लेंगे HCF में, यानी 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ उभयनिष्ठ आ रहा है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात यही है 1, तो HCF कितना आ जाएगा?
2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, ये तो HCF हो गया। HCF में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं हम। ठीक है, और LCM में क्या लेते हैं? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। इसमें उभयनिष्ठ नहीं आएगा LCM में, यहाँ आएगा प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अब ये अभाज्य गुणनखंड है ना, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो अब इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1, सबसे बड़ी घात लेंगे 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72। LCM इनका 72 हो गया। अब यहीं से बनती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए क्या होती है वो, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको हटा देते हैं हम, ये रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको 1.1 प्रमेय 1.1 भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहती है? मैं लिखता हूँ प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित किया जा सकता है, किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी भाज्य संख्या को, यानी ये भाज्य संख्या थी 12 और 72। क्यों थी भाज्य संख्या? क्योंकि इसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित कर दिया हमने। ठीक है, यानी 2 अभाज्य संख्या, ये 2 अभाज्य संख्या और ये 3 अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब हो गया किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं तथा यह गुणनखंडन, तथा यह जो गुणनखंडन हमने किया है यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह जो गुणनखंडन किया है हमने इन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी इस क्रम को हम कैसे भी लिख सकते हैं, आंसर हमें यही मिलेगा, भाज्य संख्या अद्वितीय होता है। ये क्रम कैसे भी चेंज कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वही भाज्य संख्या मिलेगी हमको। यानी अगर मैं इस वाले को, ये 2 गुणा 2 गुणा 3 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 2। तो इसका मतलब यही है कि हमको 12 प्राप्त होने वाला है, इसमें भी और इसमें भी। तो आज हो गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, HCF हो गया और LCM हो गया। 3 चीज़ें हो गई, बाकी कल की क्लास में देखते हैं।